अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये बात है सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के ऐन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली थी। ऐसी ही एक लाश करीब ही इस्लामपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेज धार आला सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिए थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और उससे मुल्हिका इलाकों में सड़क किनारे रहते थे। हर वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर गया, किसी को नहीं मालूम था। और फर्ज कीजिए कि मालूम था भी तो कम अज़ कम किसी ने इब्तदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। करीब ही के इलाकों शादबाग और फिर रावी रोड से भी 1 बरस पहले 2 लाशें मिली थीं। इन दोनों वाकयात में भी तरीका वारदात एक जैसा था। उनको गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरिमों का तरीकाकार नहीं था। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। मालशिए भी मालिश से इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलविस भी पाए जाते हैं। तो क्या उनके पास इतना पैसा था कि उसके लिए उन्हें कत्ल किया गया? अगर नहीं तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद भी मकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सुराग ना पा सकी तो भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाकयात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज़ भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग उन्हें भोला मालशिए के नाम से जानते थे। उन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफ़ी अरसे से वो दाता दरबार के आसपास ही रहता था। किसी को नहीं मालूम वो कहाँ से आया था, कौन था। इस्लामपुरा के इलाके में गुज़श्ता बरस सितंबर में कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त बंद रोड के रहायशी 21 साला मोहम्मद फ़हीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वह नशे का आदी था और अक्सर कई कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था? ये पुलिस के लिए एक मुअम्मा था और एक इशारा भी। जिन लोगों में उनका उठना बैठना था, उनकी मौत का राज भी उन्हीं के पास हो सकता था। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो इन चारों कत्लों में मुलविस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। तो नाजरीन, पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची? आमतौर पर अंधे कत्ल के ऐसे वाकयात जिनमें मौका के गवाह ना हो और शवाहिद बहुत कम हो, उनमें पुलिस के पास तहकीकात के 2 आजमूदा तरीके होते हैं। एक रवायती मुखबरों का निज़ाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फ़ोन से मदद ली जाती है। और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाकयात में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी साथ ले जाता था। इब्तदाई तौर पर कातिल के मौजूदगी का पता चलाने के लिए पुलिस ने जियो फेंसिंग का तरीका इस्तेमाल किया था। इस तरीक़ाकार में पुलिस मोबाइल फ़ोन कंपनियों या किसी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मालूम करने वाले आलात की मदद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस वक्त किस इलाके में मौजूद था। मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ जगह पर मौजूदगी का एक नक्शा बना लिया जाता है और फिर उस शख्स तक पहुंचा जा सकता है। ताहम इस तरीक़ाकार से भोले मालशिए के कत्ल में पुलिस को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ था। मुलजिम के बारे में ये मालूम था कि वो इसी तबके के अफराद में हो सकता था जो कत्ल हुए थे, यानी नशे के आदी और मालशिए। इसके अलावा पुलिस ने इलाके में मौजूद मुखबरों से भी मदद ली जो उन अफराद के आसपास बैठते रहते थे और मालूमात जमा करते रहे। इसके बाद शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद से पूछगछ की गई। 30 साला एजाज उर्फ जज्जी भी उनमें शामिल था और एजाज जज्जी ही असल कातिल था। एजाज उर्फ जज्जी ने पुलिस को बताया कि 3 कत्ल उसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबाबंदी में वो शामिल था जो उसके साथियों ने किए थे। एजाज ने पुलिस को बताया कि वह मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़या पार्क में ले जाता था और छुरी का वार करके या उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसे हलाक कर देता था। उसके बाद वो उनका मोबाइल फ़ोन और नकदी वगैरह लेकर मौका से फरार हो जाता था। एजाज उर्फ जज्जी ने पुलिस को बताया कि मैं मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और फिर एक घुटना गर्दन के पीछे रखकर दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। फिर यह देखे बगैर कि उस शख्स का दम निकल चुका है या नहीं, वो उसका कीमती सामान और पैसे लेकर जाए वकुआ से फरार हो जाता था। ताहम भोले मालशिया को उसने छुरी के वार से कत्ल किया था क्योंकि वो भी इसकी तरह का मालशिया था और गर्दन तोड़ने का तरीका जानता था। एजाज ने पुलिस को बताया
کہ میں اسے پارک میں لے کر گیا اور اس پر چھری کا پہلا وار سینے میں، دل کے پاس اور دوسرا پیٹ میں کیا۔ اعجاز عرف ججی فرار ہو گیا، لیکن بھولا مرا نہیں۔ وہ زخمی حالت میں وہاں سے رینگتا ہوا داتا دربار کے سامنے میٹرو بس کے پل کے نیچے تک پہنچ گیا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ وہیں مر گیا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اس کی لاش کی نشاندہی پولیس کو کی گئی۔ اعجاز عرف ججی نے پولیس کو بتایا کہ اسلام پورہ میں محمد فہیم کا قتل اس نے راہ چلتے ہوئے چھری کا وار کر کے کیا تھا، لیکن 3 سال قبل اس نے پہلا قتل ایک راہ چلتے شخص کی گردن کی ہڈی توڑ کر کیا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ پیچھے سے جا کر میں نے اسے دبوچ لیا تھا اور گردن کے پیچھے گھٹنا رکھ کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے گھما کر توڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک پارک کے اندر ہوا اور اس میں اس کے ساتھیوں نے بھی مدد کی تھی۔ وہ شخص موقع پر ہلاک ہو گیا تھا اور ججی اس کے پاس موجود نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہر جرم کے بعد جرم کرنے والا خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ یہ اعجاز ججی کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوا اور وہ راولپنڈی سے بھاگ گیا۔ لیکن وہ نشے کا عادی تھا اور جلد ہی اس کو نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ لاہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی ڈھونڈ لیے اور ان کے ساتھ مل کر 2 مزید افراد کو قتل کیا۔ اس کے بعد بھولے اور محمد فہیم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے قتل کیا۔ اعجاز عرف ججی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے قتل کرنے کے اس طریقے کی کوئی تربیت وغیرہ نہیں لے رکھی تھی، بس یہ کام مالش کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے کن حصوں پر کتنا دباؤ دیا جائے تو انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، یا اسے مارنا ہو تو اس کی گردن کیسے توڑی جا سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق ماضی میں بھی اس نوعیت کے واقعات سامنے آ چکے تھے جن میں مالش کرنے والے پیشہ ور افراد ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے، تاہم ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ کسی کو لوٹنے کے بعد اسے قتل کر دیتے ہوں۔ ناظرین، زیادہ تر یہ مالش کرنے والے جرائم پیشہ افراد اپنے شکار کے جسم کے کچھ ایسے حصے دباتے تھے کہ یا تو وہ سو جاتا تھا یا وہ حواس کھو بیٹھتا تھا اور وہ اس کے پیسے اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو جاتے تھے۔